हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं नगर पालिका एक्ट का रैपिड रिवीजन, जिसमें हम डेफिनेशन क्लॉज कर रहे हैं और डेफिनेशन में हम लैंड तक कर चुके हैं जो कि 33 तक है। ठीक है, इसके आगे हम 34 से करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए 34 पे हैं हम। तो 34 नंबर की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या बताती है? लेटेस्ट सेंसस फिगर्स। किसको कहेंगे? नवीनतम जनगणना आंकड़े। देखिए उससे ये आंकड़े वे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो अंतिम पूर्ववर्ती उस जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, अभिनिश्चित किए गए हैं। मतलब जो कि लास्ट टाइम पे, जो कि पहले वाली जो लास्ट टाइम की जनगणना हुई है ना, उसमें जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं वो हमारी लेटेस्ट सेंसस फिगर मानी जाएगी। जैसे अभी हमारा जो भी चल रहा है उससे लास्ट जो चला है, लास्ट अंतिम जो हमारी जनगणना हुई है वो अंतिम आंकड़ा लेटेस्ट माना जाएगा। चाहे 2021 में अगर जनगणना नहीं हुई है तो 2011 का ही लेटेस्ट सेंसस फिगर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। As ascertained at the last preceding census of which relevant figures have been published। जो लास्ट जो प्रीसीडिंग सेंसस दिए गए हैं जिसके रेलिवेंट फिगर्स पब्लिश कर दिए गए हैं वही लेटेस्ट सेंसस फिगर माना जाएगा। कहाँ दिया है? 34 में। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्या होता है? लॉजिंग हाउस। ठीक है, 35 हमारा है लॉजिंग हाउस। और लॉजिंग हाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बासा। कि हमें रात वासा करना है तो बासा बोलते हैं ना, नहीं वास करना, स्थान में रहना। तो इंक्लूड्स क्या क्या? लॉजिंग हाउस में क्या इंक्लूड्स हैं? कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और ए बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग हो, चाहे कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग यानी भवनों का समूह हो या किसी बिल्डिंग का पार्ट हो। यूज्ड फॉर अकोमोडेशन ऑफ पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स, जो कि पिलग्रिम्स और ट्रेवलर्स के लिए अकोमोडेशन हो। तो लॉजिंग हाउस में क्या क्या इंक्लूड है? बिल्डिंग्स का कलेक्शन अथवा एक बिल्डिंग। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग और ए बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, जो कि पिलग्रिमेज यानी कि जो यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर। हिंदी में मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, मेंबर देखिए, मेंबर कहाँ दिया है? 2 के 36 में। तो मेंबर मीन्स एनी पर्सन हु इज़ लॉफुली ए मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, जो कि विधिपूर्वक क्या है? म्यूनसिपैलिटी का सदस्य है, विधिपूर्वक सदस्य जो कि नगर पालिका का। ठीक है, एंड इंक्लूड्स इन केस ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ए कॉरपोरेटर, इन केस ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल ए काउंसिलर एंड इन केस ऑफ म्यूनसिपल बोर्ड ए मेंबर। तो देखिए मेंबर में सदस्य में क्या क्या है, समझिए इसको हिंदी में। ऐसा व्यक्ति जो कि नगर पालिका का विधिपूर्वक सदस्य है उसको सदस्य माना जाएगा। और अगर नगर निगम की बात की जाती है तो निगम का कौन होता है? पार्षद होता है। नगर निगम के मामले में निगम का पार्षद जो है वह सदस्य माना जाएगा। नगर परिषद के मामले में भी पार्षद, क्योंकि नगर निगम और नगर परिषद के तो पार्षद ही होते हैं। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूध क्या होता है। ये कौन सा है? 37। ठीक है, 37 में बताया दूध क्या होता है। और ये दिखने में तो बहुत ईजी है, लेकिन ये इसी को घुमा के आपको क्वेश्चन दे देंगे। तो देखिए दूध में क्या क्या सम्मिलित है। आपको आ सकता है मिल्क इंक्लूड्स। ठीक है, तो मिल्क में क्या क्या इंक्लूड्स है? क्रीम, मिल्क में सम्मिलित, दूध में सम्मिलित है क्रीम, क्रीम से युक्त दूध, क्रीम निकाल के अलग कर दीजिए इस दूध की, वह क्रीम निकला दूध। और संघनित दूध, विसंक्रमित दूध, सूखा दूध और टोंड दूध सम्मिलित है। क्या क्या है? क्रीम से युक्त दूध, क्रीम निकाला हुआ दूध, संघनित दूध, विसंक्रमित दूध और सूखा और टोंड दूध। ठीक है, इसको मैं आपको इंग्लिश में भी बताती हूँ। देखिए मिल्क इंक्लूड्स क्रीम, स्किम्ड मिल्क, सेपरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड, स्टरलाइज्ड, डेसिकेटेड और टोंड मिल्क। ठीक है, ये सब मिल्क में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है 38। ठीक है, 38 में क्या है? म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल। म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल है 38, मतलब नगर पालिका लेखा निर्देशिका। तो इसमें क्या बताया है? सिर्फ हमको ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे आप? धारा 91 नगर पालिका लेखा निर्देशिका या म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल। इसमें सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग जो भी लेखा तैयार किया गया है, जो भी तैयार किया गया और संधारित किया गया है। ठीक है,
धारा 91 के अधीन तैयार की गई और संधारित नगर पालिका लेखा निर्देशिका अभिप्रेत है। तो क्या रखना है आपको याद, धारा 91। देखिए, म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 91। अब हम देखेंगे म्युनिसिपल अकाउंटिंग एरिया। तो देखिए क्या होता है, ये ना इसमें ये गलत यहाँ से प्रिंट है, 2 बार प्रिंट हो गया है। देखिए नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है, 39 में नगर पालिका कर दिया हुआ है आपको। राज्य सरकार समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है, कौन घोषित करेगा, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित, जैसा कि अधिसूचना में डाला गया है वैसे नगर पालिका का जो प्रादेशिक क्षेत्र है वह नगर पालिका क्षेत्र है, ठीक है। अब है 40 नंबर, ठीक है। 40 पे बताया गया है नगर पालिका निधि। नगर पालिका निधि क्या है, 79 में निर्दिष्ट नगर पालिका निधि। तो नगर पालिका निधि कहाँ बताई गई है, धारा 79 में। ये देखिए म्युनिसिपल फंड है 40 में, 2 के 40 में म्युनिसिपल फंड दिया गया है, मीन्स म्युनिसिपल फंड रेफर टू सेक्शन 79। अब हम बात करेंगे 41 में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की बात की गई है, ठीक है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट क्या होता है तो किसी नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर, तो जो चीज़ छोड़ी जाती है, एक्सक्लूड की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में क्या चीज़ छोड़ी है, औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में, है ना। अब क्या क्या चीज़ें देखो इसमें सम्मिलित है, उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित किया गया है। ठोस या अर्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट भी सम्मिलित है। तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में क्या सम्मिलित है, देखिए सम्मिलित तो है उपचारिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट और ठोस या अर्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधी अपशिष्ट। और क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है, औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर। देखिए इंग्लिश में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2 के 40 में, ठीक है, इंक्लूड्स कमर्शियल यानी वाणिज्यिक एंड रेजिडेंशियल वेस्ट जनरेटेड इन म्युनिसिपल एरिया। जो भी म्युनिसिपल एरिया में जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल वेस्ट उत्पन्न हो रहा है, या तो सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में, दोनों ही तरीके से। और इसमें एक्सक्लूड क्या किया गया है, देखो मैंने स्टार लगा रखा है ना, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट है उसको इसमें एक्सक्लूड किया गया है, बट इंक्लूडिंग ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट, यानी जो जीव चिकित्सा के उपचार से जो निकल रहा है, ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट किया हुआ है बायोमेडिकल का, बायोमेडिकल जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे जो वेस्टेज निकला है उसको उसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी किस में दी गई है आपको, 42 में, ठीक है। 42 में आपको म्युनिसिपैलिटी दी गई है। नगर पालिका क्या होती है, देखिए म्युनिसिपल, इसका मतलब क्या है, नगर पालिका का मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल बोर्ड, ठीक है, यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट और कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजंस, इस एक्ट के प्रोविजन कज के अकॉर्डिंग जो कि कमेंस हुआ, प्रारंभ हुई और कॉन्स्टिट्यूट की गई, यानी इस एक्ट के तहत जिसका प्रारंभ हुआ है या कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके एग्जिस्टेंस में उसको नगर पालिका माना गया है। हिंदी में देखते हैं, देखिए नगर पालिका इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, जब से यह अधिनियम प्रारंभ हुआ है तब से यह विद्यमान हो या इसके उपबंधों के अनुसार गठित, जब भी नगर पालिका एक्ट आया ना उस समय यह विद्यमान थी नगर पालिका, जब कोई विद्यमान हो या इसके जो उपबंध हैं सेक्शन से उसके अनुसार गठित की गई है। कोई भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड अभिप्रेत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति होता है कि किसी चीज़ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो अनापत्ति होता है। देखिए इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र किस चीज़ को माना जाएगा, जो कि जारी करने के हकदार प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, जारी किया गया होगा, दस्तावेज अभिप्रेत है, ठीक है। जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का हकदार प्राधिकारी है उसके द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है और इसमें अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा, ठीक है।
कौन सा है ये हमारा 43 है। इंग्लिश में देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, मीन्स द डॉक्यूमेंट इशूड। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, एक सर्टिफिकेट है, मतलब ये डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट इशूड बाय अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, एंटाइटल्ड टू डू सो, जो कि ऐसा करने के लिए एंटाइटल की गई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इशूड बाय अथॉरिटी एंटाइटल्ड टू डू सो बाय दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर एंड शैल इंक्लूड प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें जो प्रोविजनल भी होते हैं ना हमारे, एक तो हमारा फाइनली आता है, जैसा हमारे यूनिवर्सिटी का भी होता है प्रोविजनल डिग्री, फाइनल डिग्री, तो ऐसे प्रोविजनल जो एनओसी है ना वो भी इसमें इंक्लूड मानी जाएगी। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंक्लूड, तो नो प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होता है, देखिए न्यूसेंस क्या होता है, जो कि हमारे सेंस तरीके से नेगेटिवली प्रभावित करे, वो होता है न्यूसेंस। तो कोई भी ऐसा कार्य, लोभ, स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण, चेतना के लिए, दृष्टि यानी देखना, यानी आँखों के लिए, सूंघने या नाकों के लिए और कानों के लिए, ठीक है, यानी कान के लिए, आँख के लिए और कान के लिए, आँख के लिए और क्या क्या हो गया, आँख, कान और नाक के लिए, ठीक है। क्षति, खतरा और चेतना के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ या घृणा कारित करे, जिनसे इनके कारित होने की संभावना हो, या जीवन के लिए खतरनाक हो, या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए जो कि हानिकारक हो, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूसेंस। देखिए मैं आपको इंग्लिश में अच्छे से समझाती हूँ। कोई भी एक्ट, न्यूसेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्ट हो या कोई भी ओमिशन, यानी जो कि हम कोई कार्य जो हमें करना है लेकिन हम उसको ओमिट कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं, उसका छोड़ रहे हैं, कोई भी प्लेस हो या कोई भी थिंग हो। न्यूसेंस में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया, कोई भी एक्ट हो, ओमिशन हो, प्लेस हो या थिंग हो, जिसके कारण क्या हो, खतरा हो, इंजूरी, डेंजर, अनोयंस यानी गुस्सा आता हो, और ऑफेंस टू द सेंस ऑफ साइट, स्मेल और हियरिंग, यानी हमारे साइट यानी दृष्टि यानी आँखों के सेंस को, या हमारी नाक वाले सेंस को, स्मेल करने के सेंस को, या सुनने के सेंस को, इंजूरी हो, डेंजर हो, अनोयंस हो या ऑफेंस हो। ऐसा कोई भी एक्ट, ओमिशन, प्लेस और थिंग क्या हो सकती है, जो कि न्यूसेंस मानी जाएगी, जो कि हमारी लाइफ के लिए डेंजरस है, डेंजरस टू लाइफ, जो कि लाइफ के लिए डेंजरस है, और इंजूरियस टू हेल्थ और प्रॉपर्टी, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए और हमारी संपत्ति के लिए इंजूरियस हो, ठीक है। तो न्यूसेंस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम में आ सकती है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं, कोई भी एक्ट, ओमिशन, प्लेस और थिंग जो कि क्या हो, हमारे सेंसेस के लिए, सेंसेस कौन कौन से, साइट, स्मेल और हियरिंग, 3 सेंसेस की बात की गई है न्यूसेंस में। इंजूरी, डेंजर, अनोयंस और ऑफेंस पैदा करे, जो कि हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो और हेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए इंजूरियस हो, उसकी बात की गई है, ठीक है। वो न्यूसेंस माना जाएगा। अब हम करेंगे 44 ऑक्यूपायर, 45 है ये ऑक्यूपायर, ओके। तो देखिए इंक्लूड्स एनी पर्सन, ऑक्यूपायर क्या होता है, ऐसे पर्सन को इंक्लूड करता है फॉर द टाइम बीइंग पेइंग और लाइबल टू पे टू द ओनर द रेंट और एनी पोर्शन ऑफ द रेंट ऑफ द लैंड और द बिल्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ड इज यूज्ड ऑफ डैमेज। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ऑक्यूपायर क्या होता है, जिसको कि जो कि पे करता है, ठीक है, पे करता है या पे करने के लिए लायबल है ओनर को। अगर वो किराए की संपत्ति में रह रहा है ना तो वो पे करेगा, या पे करने के लिए उसके ऊपर लाइबिलिटी है रेंट की, ठीक है। और एनी पोर्शन ऑफ द रेंट, जब रेंट के किसी पोर्शन में रहता है, लैंड के रेंट के किसी पोर्शन में रह रहा है या किसी बिल्डिंग में रह रहा है, ठीक है। और फॉर डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ सच लैंड और बिल्डिंग, और जो कि अगर कोई डैमेज कर देता है तो उस नुकसानदायी के लिए भी वह लायबल है ना। और इसमें क्या इंक्लूड है, एक रेंट फ्री टेनेंट, यानी अगर मान लो कोई रेंट नहीं दे रहा, वैसे ही किसी को रख दिया है रहने के लिए, तो वह भी उसमें ऑक्यूपायर माना गया है। तो ऑक्यूपायर इंक्लूड्स रेंट फ्री टेनेंट। एक तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब आपको समझ आया अधिभोगी। देखिए हिंदी में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो कि उसके स्वामी को, भूमि के स्वामी को, जिसका वह प्रयोग कर रहा है ना, उसके भूमि के स्वामी को किराया या किराए का कोई भाग दे रहा है, या ऐसी भूमि, भवन
क्या दिवोगे पेटे नुकसानी का संदाय कर रहा है। अगर वो कोई नुकसान कर देता है, नल खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, तो उसको भी संदाय कर रहा है या संदाई करने के लिए लायबल है। और इसमें किराया मुक्त अधिकारी भी सम्मिलित है। अब इसमें एक प्रोवाइजो दिया हुआ है परंतुक। देखिए क्या है कि ओनर लिविंग इन एन ओनर लिविंग और अदरवाइज यूजिंग हिज ओन लैंड और बिल्डिंग शैल बी डीम्ड टू बी ऑक्यूपायर। देखिए इसमें रेंट की बात की है ऊपर और रेंट फ्री की बात की है, तो ऐसा कहीं गलतफहमी नहीं आ जाए कि जो लैंड का जो स्वामी है वो इसका ऑक्यूपायर नहीं है। तो इसलिए प्रोवाइजो में बात की गई है। ओनर मतलब अगर जो जिसकी भूमि है वह खुद रहता है, ठीक है। अदरवाइज यूजिंग इज ऑन लैंड, या तो रह रहा है या अपनी लैंड को यूज कर रहा है, गोडाउन वगैरह बना रहा है और बिल्डिंग यूज कर रहा है, तो वह भी उसमें ऑक्यूपायर ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 46 ऑफेंसिव मैटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 46 है हमारा ऑफेंसिव मैटर। तो देखिए ऑफेंसिव मैटर क्या होते हैं, 1 मिनट। ऑफेंसिव मैटर क्या होते हैं, किचन रिफ्यूज यानी किचन से जो गंदगी निकलती है, स्टेबल रिफ्यूज, डंग, डर्ट, पोट्रेड और पोट्रीफाइंग सब्सटेंस और फिल्थ ऑफ एनी काइंड, जो कि सीवेज में इंक्लूड नहीं है। मतलब इसमें क्या, सीवेज मतलब जो मलमूत्र वगैरह होते हैं ना, वो ऑफेंसिव मैटर में इंक्लूड नहीं है। तो किचन की है, या स्टेबल होता है जो अस्तबल टाइप होता है जहाँ जानवर रहते हैं, घोड़े का है जैसे, वहाँ से जो निकलता है डंग, गोबर है, गंदगी है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं ऑफेंसिव मैटर में। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऑफेंसिव मैटर डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, सीवेज डज नॉट इंक्लूड सीवेज। ऑफेंसिव मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घृणोत्पादक पदार्थ, जो कि घृणा उत्पन्न करें ऐसे पदार्थ। तो घृणोत्पादक पदार्थ कहाँ दिया गया है, 46 में दिया गया है। यह आपको है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना कि 45 में है, 30 में, ये भी आपको याद करने होते हैं, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे और भी सब्जेक्ट होते हैं सीपीसी, सीआरपीसी, तो हम लोग उनमें भी याद करते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि कौन सी डेफिनेशन किस में, किस क्लॉज में दी हुई है, इसीलिए आपको ये भी याद करना है। तो घृणोत्पादक पदार्थ से अभिप्रेत क्या है, देखिए रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदा, गलित या सड़ने वाला पदार्थ, ठीक है। गलित पदार्थ या सड़ने वाला पदार्थ, कोई पदार्थ सड़ जाता है तो उससे बदबू आती है, कई गोबर से भी स्मेल आती है। अस्तबल का कचरा है, जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ से भी बहुत स्मेल आती है। रसोई का कचरा पुराना हो जाता है तो गंदा, उसमें से स्मेल आती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की गंदगी जिसमें क्या सम्मिलित नहीं है, जिसे मल में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसको घृणोत्पादक पदार्थ कहेंगे। इसमें मल सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नगर पालिका का अधिकारी। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा अधीन सृजित या चालू रखे गए किसी पद को, मतलब नगर पालिका का अधिकारी क्या है कि ये जो नगर पालिका एक्ट है ना, उसके अधीन जो कोई पद सृजित किया है या किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति है। नगर पालिका एक्ट के द्वारा सृजित कोई पद है या उस पद को धारण करने वाला, चालू रखे गए उस पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जिसमें नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं होगा। नगर पालिका अधिकारी में समिति का सदस्य शामिल नहीं है, ठीक है, या नगर पालिका का या उसकी समिति का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखते हैं इंग्लिश में ऑफिसर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर कौन होगा, ए पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, पर्सन जिसने कि ऑफिस होल्ड किया हुआ है। कौन सा ऑफिस, जो कि क्रिएट किया गया है और कंटिन्यू किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस क्रिएटेड और कंटिन्यूड बाय दिस एक्ट शैल नॉट इंक्लूड ए मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी और ऑफ ए कमेटी। इसमें कौन इंक्लूड नहीं है, ऑफिसर ऑफ म्यूनसिपैलिटी डज नॉट इंक्लूड। क्या आएगा इसमें, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कमेटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी, यानी म्यूनसिपैलिटी का कोई मेंबर या म्यूनसिपैलिटी की कोई कमेटी है, समिति बनाई गई है, उसका कोई मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं अदर एजेंसी। ये कौन सा है, 48 है अदर एजेंसी। अदर एजेंसी में क्या बात की गई है, कंपनी, फर्म, सोसाइटी और बॉडी कॉरपोरेट इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनी, फर्म, सोसाइटी और बॉडी कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर में, और कोई इंस्टीट्यूशन
और गवर्नमेंट एजेंसी और कोई जॉइंट सेक्टर एजेंसी और एनी एजेंसी अंडर एनी अदर लॉ, किसी अदर लॉ में भी कोई एजेंसी बनाई गई है वो भी एजेंसी में आएगी। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं हिंदी में। देखिए, अन्य अभिकरण या अदर एजेंसी जो कि 48 में दिया गया है। क्या बताया है इसमें? प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी है, फर्म है, सोसाइटी है, निगमित निकाय है, कोई संस्था है या सरकारी अभिकरण भी इसमें इंक्लूड है, या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण भी इसमें इंक्लूड है, या कोई अदर लॉ में तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के अधीन यदि कोई अभिकरण है तो वह भी इसमें आएगा। अब हम देखते हैं 49, इसमें बताया स्वामी क्या होता है। तो देखिए, स्वामी से क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अभिकर्ता के रूप में या न्यासी के रूप में, देखिए किसी भी सोसाइटी का मतलब स्वामी के मध्य या किसी व्यक्ति, सोसाइटी या किसी धार्मिक या मूर्त प्रयोजन के लिए कोई अभिकर्ता या न्यासी के रूप में, यानी कोई एजेंट, अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में, रिसीवर के रूप में, या किसी भूमि या भवन के किसी पार्ट का किराया ले रहा है। ठीक है, या तो वह किराया ले रहा है या उसका कोई भाग दूसरे अभिधारी को किराए पर दिया जाता, तो वह किराया प्राप्त करता। देखिए, इंग्लिश में समझाते हैं आपको। ओनर क्या है? ओनर क्या है? जो कि रेंट रिसीव कर रहा है किसी जगह का, किसी बिल्डिंग का, किसी लैंड का, जो कि रेंट रिसीव कर रहा है, एनी लैंड, बिल्डिंग या उसके किसी पार्ट का, या फिर वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट, या तो खुद के बिहाफ पे कि मैं मालिक हूँ, मैं पैसा लूँगा, या किसी एजेंट के रूप में। अगर कोई एजेंट के रूप में पैसा ले रहा है तो वो भी कौन है? ओनर है। ट्रस्टी के रूप में ले रहा है तो वह भी क्या है? ओनर है। ठीक है, फॉर एनी पर्सन और सोसाइटी। ठीक है, किसी सोसाइटी के रूप में, जैसे वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट और ट्रस्टी। फॉर एनी पर्सन और सोसाइटी है, यानी किसी पर्सन के अगेंस्ट वो है एजेंट है, या किसी सोसाइटी के अगेंस्ट वो एजेंट है तो उसको ओनर माना जाएगा। या किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए ले रहा है, उसका एजेंट है। या किसी रिसीवर के रूप में, तो एजेंट, ट्रस्टी और रिसीवर के रूप में यदि वह किसी से किराया ले रहा है किसी भूमि भवन का, तो वह ओनर माना जाएगा। ठीक है, या फिर वह रेंट रिसीव तो नहीं कर रहा लेकिन वह कर रहा होता, अगर वह रेंट पर दी गई होती जगह तो वह कर रहा होता तो भी वह ओनर माना जाएगा। ठीक है, इफ द लैंड और बिल्डिंग बट लेट टू ए टेनेंट, यदि बिल्डिंग को दिया गया होता किराए पर तब भी वह प्राप्त कर रहा होता, तब भी वह ओनर माना जाता। लैंग्वेज थोड़ी टफ है इसकी, लेकिन समझनी तो है ही हमें। अब देखिए 50 में बताया है पॉपुलेशन। ये जो एल लिखते हैं ना, इसका मतलब 50 होता है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन को बोलेंगे जनसंख्या। किसी भी लोकल एरिया, एनी लोकल एरिया मीन्स द पॉपुलेशन असर्टेंड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच रेलिवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। देखिए, जनसंख्या से मतलब क्या है कि किसी भी लोकल एरिया की जनसंख्या कितनी है, तो जो भी लास्ट जो प्रीसीडिंग सेंसस आया है ना, वो उसके जो रेलिवेंट फिगर्स पब्लिश हुए हैं उसके हिसाब से पॉपुलेशन मानी जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए जनसंख्या 1 मिनट। जब भी किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए हम जनसंख्या की बात करेंगे तो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में जो अभिनिश्चित की गई है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, उसको हम जनसंख्या मानेंगे। अब हम बात करेंगे विहित। विहित कहाँ दिया है? 51 में है। तो देखिए विहित क्या होता है? विहित से इस अधिनियम द्वारा या तदीदीन बनाए गए नियमों, किए गए आदेशों या उपविधियों द्वारा विहित अभिप्रेत है। इसको आप इंग्लिश में ही समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए प्रेस्क्राइब्ड होता है, जैसे प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल, प्रेस्क्राइब्ड बाई एक्ट। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ। तो आपको याद रखना है कि प्रेस्क्राइब्ड विहित से मतलब, प्रेस्क्राइब्ड से मतलब क्या चीज़ है? बाई दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ, रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया, ऑर्डर और बाई लॉज। तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स, ठीक है, और बाई लॉज। 4 चीज़ें आपको प्रेस्क्राइब्ड में आएगी। क्या क्या आएगी? एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स और बाई लॉज। एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स और बाई लॉज प्रेस्क्राइब्ड में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस कहाँ दिया गया है? 52 में पब्लिक प्लेस दिया हुआ है। मीन्स ए स्पेस
नॉट बीइंग पब्लिक प्लेस बोलते हैं हम जो कि सार्वजनिक होता है, मतलब नॉट बीइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, विच इज़ ओपन जो कि खुली हुई होती है, फॉर द यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ पब्लिक जो कि पब्लिक के एन्जॉयमेंट के लिए, यूज के लिए ओपन है, वेदर सच स्पेस इज वेस्टेड इन म्यूनसिपैलिटी और नॉट, चाहे वह स्पेस म्यूनसिपैलिटी में है चाहे नहीं है, लेकिन वह वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वह प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक के यूज के लिए, उनके आनंद के लिए वह ओपन है। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक सिक्योरिटीज़। पब्लिक सिक्योरिटीज़ मीन्स, देखिए पब्लिक सिक्योरिटीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रतिभूति हम बोलेंगे। इसमें क्या क्या है देखिए, लोक प्रतिभूति में क्या क्या चीज़ें आएंगी, राजस्थान सरकार या केंद्रीय सरकार या भारत की किसी भी राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, पब्लिक सिक्योरिटीज़ इशू करती है ना गवर्नमेंट, तो या तो हमारी राजस्थान सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो या भारत के किसी भी राज्य के द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियाँ, और किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार निमित्त करे प्राधिकृत कोई भी प्रतिभूति, वो लोक प्रतिभूति मानी गई है। देखिए इंग्लिश में पब्लिक सिक्योरिटी 43 में बताई गई है, सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या एनी स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की। ए सिक्योरिटी एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय एनी ऑर्डर, एक सिक्योरिटी जो कि एक्सप्रेसली ऑथराइज की गई है, विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इन दिस बिहाफ, स्टेट गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में कोई ऐसी सिक्योरिटी जिसको एक्सप्रेसली ऑथराइज किया गया है, अभिव्यक्त रूप से बताया है कि ये चीज़ हमारी लोक प्रतिभूति है, तो ये होता है पब्लिक सिक्योरिटी। ये 53 में इसको दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक स्ट्रीट क्या होता है, ये है 54 में पब्लिक स्ट्रीट। ठीक है, तो पब्लिक स्ट्रीट क्या होता है देखिए, ओवर विच द पब्लिक हैव ए राइट टू वे, पब्लिक स्ट्रीट होता है जिसके ऊपर की पब्लिक राइट रखती है, रास्ते का अधिकार है उसको। ठीक है, रास्ते का अधिकार है, सार्वजनिक मार्ग जिसमें कि सब लोग आ जा सकते हैं, तो पब्लिक हैव ए राइट ऑफ वे विच हैज़ हेयर फोर लेवल किया गया है, पेव्ड, मेटल लेड, चैनल्ड, सीवर्ड और रिपेयर्ड आउट ऑफ म्यूनसिपल फंड, जिसको नगर पालिका के पैसे से ही इसमें रिपेयर वगैरह मेटल लगाया गया है, चैनलिंग की गई है, लेवलिंग की गई है। ठीक है, म्यूनसिपल फंड से या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से या अदर पब्लिक फंड से, यानी जो सार्वजनिक फंड से, जिसमें कि म्यूनसिपैलिटी का फंड हो सकता है, राज्य सरकार का फंड या केंद्र सरकार का फंड या कोई भी अदर पब्लिक फंड से जिसको कि लेवलिंग की गई है, वह माना जाएगा पब्लिक वे, सार्वजनिक मार्ग। देखिए ऐसा मार्ग जिस पर जनता को एक तो आवागमन का अधिकार है, और जो कि नगर पालिका की निधि से या राज्य सरकार की निधि से या केंद्रीय सरकार की निधि से या अन्य सार्वजनिक निधियों से जिसको समतल करवाया गया है, पत्थर जड़वाए गए हैं, डामर बिछाई गई है, जल सरणियाँ या मलनालियाँ बनवाई गई हैं या मरम्मत करवाई गई है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रविश क्या होता है, कूड़ा करकट। ठीक है, तो देखिए कूड़ा करकट में क्या क्या आएगा। अब कूड़ा करकट में ध्यान से देखना क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, इसमें घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है। ठीक है, घृणोत्पादक पदार्थ तो वो होता था जो कि स्मेल वगैरह पैदा करता है, घृणा उत्पन्न होती है। कूड़ा करकट क्या है, ये सूखी चीज़ें हैं। देखिए धूल, राख, ये होती है डस्ट, ऐश, टूटी ईंटें है ना, जो ब्रोकन ब्रिक्स वगैरह होती है, चूना हो गया, गारा हो गया, कांच के टुकड़े। देखो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ना जो घृणा उत्पन्न करे। धूल है, राख है, टूटी ईंटें हैं, चूना गारा है, कांच के टुकड़े हैं, सब सूखी चीज़ें, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई कचरा जो कि घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है, वह क्या है, कूड़ा करकट है। देखिए रविश मीन्स डस्ट, एशेज, ब्रोकन ब्रिक्स, मॉर्टर, ब्रोकन ग्लास यानी टूटे हुए कांच के ग्लास मतलब कोई भी शीशा जो टूटा हुआ है, कांच टूटा हुआ, रिफ्यूज ऑफ एनी काइंड विच इज़ नॉट ऑफेंसिव मैटर। ठीक है, जो कि ऑफेंसिव मैटर नहीं है, समझ आया ना, जो घृणोत्पादक पदार्थ नहीं है। अब देखिए रूल क्या होता है। रूल मतलब मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ए पावर कन्फर्ड बाय दिस, इस एक्ट के द्वारा जो पावर कन्फर की गई है उसकी एक्सरसाइज में रूल बनाया जाता है।
उसे रूल कहा गया है। देखो नियम से अधिनियम द्वारा प्रदत्त, इस अधिनियम के यानी नगरपालिका एक्ट के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर कोई नियम बनाया हुआ है तो उसे नियम या रूल कहा जाएगा 56 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति, ये कहाँ आएगा 57 में। 57 में बताया अनुसूचित जाति। तो जो संविधान का जो अनुसूचित जातियाँ आदेश दिया गया है 1950, ठीक है, 1950 में विनिर्दिष्ट कोई भी जाति, देखिए एनी ऑफ द कास्ट, देखो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इंग्लिश में देखना एग्जाम में, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट है ना, तो उसके नीचे ध्यान देना एनी ऑफ द कास्ट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट लिखा होना चाहिए ब्रैकेट में, ध्यान देना, एनी ऑफ द कास्ट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर आया था 1950 में, उसके अंदर जो कास्ट दी गई है वह शेड्यूल कास्ट मानी गई है। और शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी मानी गई है 58 में है एनी ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, तो एनी ऑफ द ट्राइब्स स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में जो स्पेसिफाई की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। नेक्स्ट देखिए सीवेज क्या होता है, सीवेज, तो सीवेज क्या होगा, सीवेज को हिंदी में बोलते हैं मल, ठीक है, मीन्स नाइट सॉइल एंड अदर कंटेंट्स, एक तो नाइट सॉइल, अदर कंटेंट्स ऑफ प्रीवीज, यूरिनल्स, सेसपूल्स और ड्रेन्स एंड इंक्लूड्स ट्रेड एफ्लुएंट्स, यानी जो व्यापारिक जो निकलती है ना उद्योगों से जो निकलता है, डिस्चार्जेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरीज ऑफ ऑल काइंड। हिंदी में देखिए मल के अंदर क्या क्या है, मल से है विष्ठा, मल से मतलब विष्ठा, और शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों या नालियों की अंतर वस्तुएं अभिप्रेत हैं। क्या क्या है, विष्ठा है, शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों और नालियों की अंतर वस्तुएं अभिप्रेत है, और इसमें व्यावसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित है, ठीक है, व्यावसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माणशालाओं से निस्सारण सम्मिलित है इसमें। अब हम पढ़ेंगे ये है हमारा 50 नंबर, राज्य। राज्य किसको बताया गया है, राज्य, देखिए राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1 नवंबर 1956 को हुआ था ना हमारा, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। और राजस्थान मतलब राज्य किसको कहा गया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो 1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 37 में आता है, उसकी धारा 10 के द्वारा जो गठित किया गया राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। देखिए 50 को हम इंग्लिश में लिखते हैं स्टेट, स्टेट मीन्स स्टेट ऑफ राजस्थान एज फॉर्म्ड बाई सेक्शन 10 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, एक्ट नंबर 37 था वह, कौन सा था, एक्ट नंबर 37, ठीक है, उसमें स्टेट ऑफ राजस्थान जिसको राजस्थान को फॉर्म किया गया वह स्टेट माना जाएगा। अब देखते हैं हम 51 स्टेट फाइनेंस कमीशन, हम इसको नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि कई बार वीडियो लंबा होता है तो वह थोड़ा रिपेयर में चला जाता है और कंटेंट पूरा नहीं हो पाता, तो नेक्स्ट हम बनाएंगे 51 से हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।